हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधे स्टेनवन जी के में। जैसा कि आप ने अगर पहला वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि हमने बायोलॉजी की सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैंने सेल चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था। सेल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि सेल को किसने खोजा था, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने खोजा था तो कब खोजा था, कब किस पुस्तक में इसकी जानकारी दी थी। तो इससे पहले आप सेकेंड वीडियो से देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही सेकेंड वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। फिर हमने कोशिका अंग के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जो पहले था माइटोकॉन्ड्रिया था। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने सेल के बारे में, ये सेल का फिगर देखा, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही पाया जाता है, रफ वाले पे साइड पे पाया जाता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। फिर गोल्जी बॉडी के बारे में हमने पढ़ा, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा जो लाश को ठिकाने लगता है। मेरा मतलब है कि जो कोशिका अंग डैमेज हो जाते हैं, सही से काम नहीं करते, उन्हें नष्ट कर देता है, उन्हें खाकर पचा लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेंट्रोसोम है, ये कोशिका है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी है जो कि परिवहन में मदद करता है, यातायात में। केंद्रक के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, दिमाग होता है कोशिका का, राजधानी वैक्यूल्स एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनिमल में छोटा होता है, प्लांट में बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फिर हमने कोशिका द्रव के बारे में पढ़ा था कि जितने भी कोशिका अंग है वो कोशिका के भीतर एक लिक्विड में पाए जाते हैं, उस लिक्विड को ही कोशिका द्रव कहते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था। कोशिका द्रव में पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी और जीवन की भौतिक इकाई हेक्सले ने कहा था। ये बार बार पूछता है। कोशिका भित्ति जो कि सेल्यूलोज का बना होता है, सेल वॉल केवल प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी एक प्लांट है तो उसमें पाया जाता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बने होते हैं, जीवाणु के तो पेप्टिडोग्लाइकेन से, और कवक के काइटिन से। ये हमारा सेल है, देखिए ये प्लांट का सेल है जो कि चौकोर होता है, जबकि एनिमल सेल गोल होता है। कोशिका झिल्ली से हमको पढ़ना था, ये क्या होती है कोशिका झिल्ली, इसको एक मिनट, चलिए ब्रश हो गया। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये जंतु और एनिमल, सॉरी एक ही चीज़ हो गया, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, ठीक है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली क्या होती है, तो देखिए मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक है, यहाँ पे कोशिका अंग है, बीच में न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक लेयर पाया जाता है झिल्ली। अब ये झिल्ली क्यों जरूरी है, झिल्ली इसलिए जरूरी है कि मान लेते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि ऑक्सीश्वसन होता है तो ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए हम लोग सांस लेते हैं। सांस जब लेते हैं तो हवा अंदर जाता है, ठीक है, हवा अंदर जाता है तो वो पहुंचता है एल्वियोली के पास। एल्वियोली क्या करता है कि इसमें से ऑक्सीजन को आगे भेज के बाकी सभी हवाओं को फिर से पीछे भेज देता है, जो कि सांस छोड़ने के क्रम में हम उसको वापस बाहर छोड़ देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग इसको पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर यहाँ से एल्वियोली जो ऑक्सीजन है उसको किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उसको क्या करता है, उठा के लेके फिर जाता है कहाँ तक, सेल तक लेके जाता है, और यही हीमोग्लोबिन जाता है डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वहाँ से ऑक्सीजन दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको वापस लेके जाता है। अब यहीं पर आपको सेल मेम्ब्रेन का समझ में आएगा। देखिए सेल मेम्ब्रेन ये रास्ता है, ये इसलिए है ताकि जितने भी कोशिका अंग हैं ये बाहर नहीं निकल पाए सेल से, और ना ही बाहर का कोई चीज़ सेल के अंदर जा पाए, तो कोशिका झिल्ली इसमें मदद करता है। लेकिन अगर पढ़िएगा तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर ये हीमोग्लोबिन आ रहा है तो इसको तो जाने देगा ही, नहीं जाने देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया तक कैसे पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा कैसे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जाने देता है, लेकिन अंदर के कोशिका अंग को बाहर नहीं आने देता, ठीक है। हीमोग्लोबिन को जाने देता है, लेकिन अंदर के जो कोशिका अंग है, हीमोग्लोबिन जाएगा लेकिन अंदर का कोई भी कोशिका अंग चाहेगा कि बाहर आ जाए तो नहीं आएगा। इसीलिए अर्ध पारगम्य बोलते हैं, मतलब कि आधा पार करने योग्य होता है, आधे चीज़ों को पार करने देता है, आधे चीज़ों को नहीं पार करने देता, ठीक है। तो अर्ध पारगम्य बोलते हैं, समझ गए होंगे। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका के सभी अवयव इसी के अंदर होते हैं, जाहिर सी बात है, पूरा कोशिका ही इसके अंदर है तो कोशिका के जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, सब इसके अंदर होंगे। कोशिका में जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है, ठीक है, कोशिका के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा इसका नियंत्रण कोशिका झिल्ली करता है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होता है। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, तो प्लास्टिड केवल पादप में पाया जाता है, ठीक है, पादप का सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है प्लास्टिड, ठीक है, केवल पादप में।
प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, एक का नाम है हरित लवक, एक का नाम है अवर्णी लवक, एक का नाम है वर्णी लवक, नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाएगा। ठीक है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। पत्ती और तना दोनों भोजन बनाने का काम करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है, पत्ती में भी तना में भी। ये क्या करता है? भोजन बनाता है। अब आपके पास बचा दो, एक वर्णी और एक अवर्णी। तो देखिए वर्णी वाला रंग देगा, वर्ण मतलब रंग होता है, तो वर्णी वाला रंग देगा। अवर्णी वाला रंग तो देगा नहीं, खाना बनाने वाला काम पहले हो गया, तो ये करेगा क्या? तो ये क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। तो याद रखिएगा, जो अवर्णी लवक है वो भोजन का संग्रह करता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाएगा, अवर्णी लवक भोजन का संग्रह करेगा। कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा फल में। ठीक है, अवर्णी लवक रंग प्रदान करता है, ये फलों को रंग देता है। ठीक है, जैसे कि टमाटर और मिर्च में जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो लाइकोपेज के कारण। लाइकोपेज क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, गाजर का कैरोटीन के कारण, चुकंदर का बीटानोन के कारण, और फल का पीला रंग जेंथोफिल। फल का पीला जेंथोफिल, फल फील ऐसे याद रख लिए, जेंथोफिल। चुकंदर चुक गए बेटा, ऐसे याद कर लिए, चुक गए बेटा, तो बेटानीन, बेटा बेटानोन से होता है चुकंदर का। गाजर तो कैरोट लगा हुआ है, कैरोटीन। टमाटर मिर्च लाइकोपेज, टमाटर मिर्च लाइकोपेज। ठीक है, ये प्लास्टिड हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब थोड़ा एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपेयर कर लेते हैं। एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कुछ ज़्यादा नहीं, अरेंज में ही लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। इधर आपका एनिमल सेल, इधर बोथ जो दोनों में पाया जाता है, और ये है प्लांट सेल। तो देखिए एनिमल सेल छोटे होते हैं, प्लांट सेल बड़े होते हैं। एनिमल सेल गोल होते हैं, प्लांट सेल चौकोर होते हैं। वैक्यूल्स इसमें छोटा होता है, एनिमल में पानी का कम आवश्यकता होती है, जबकि प्लांट में वैक्यूल्स बड़ा होता है, क्योंकि जल संग्रह करता है, प्लांट को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि एनिमल क्या है, जल का जरूरत पड़ेगा तो आप उठ के जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कहीं और जाके कोई भी जानवर हो, यहाँ पानी नहीं मिला तो दूसरे जगह खोज के जाके पी लेगा। लेकिन प्लांट एक ही जगह पे रहते हैं, तो उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो स्टोर करके रखते हैं अपना। इनमें सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए सीलिया फ्लैजिला बताए थे आपको कि ऐसे तरह कोशिका है। एक जो पूंछ पीछे निकला होता है उसे फ्लैजिला कहते हैं, बाकी जो किनारे किनारे है वो सीलिया होता है। ठीक है, इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इधर प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम होता है, इसमें प्लास्टिड होता है। यानी प्लांट में लाइसोसोम नहीं पाया जाता और एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड में ही हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़े थे? तो क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक और वर्णी लवक। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलते हैं। इसमें सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम कोशिका सेल डिवीजन का काम करता है, जबकि इसमें सेल डिवीजन कौन करता है? सेल प्लेट करता है, सेल प्लेट। ठीक है, इसमें लाइसोसोम, इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाया जाता है। प्लास्टिड के अंदर ही आता है क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया अलग अलग चीज़। अब दोनों में तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होगा भाई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो पेड़ को चाहिए, उसके लिए भी तो वो अंदर जाएगा तभी तो। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, तो ऊर्जा दोनों को चाहिए, प्लांट को भी एनिमल को भी। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन भी दोनों को चाहिए। और यहाँ पे याद रखिएगा ATS होता है, क्योंकि 70S बैक्टीरिया वायरस वो सब में होता है। यहाँ पर गोल्जी बॉडी, यातायात परिवहन, इसका भी सबको ज़रूरत है। और न्यूक्लियस तो सबको चाहिए ही, क्योंकि ये ब्रेन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका दोनों में कंपेयर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कोशिका के प्रकार। तो देखिए कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस बहुत आसान है कि जैसे कि प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो कोशिका पूरे तरीके से विकसित हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया, वो यूकैरियोटिक हो जाता है। जैसे कि यू इसमें लगा हुआ है, तो यू से कोरिलेट कीजिएगा। जैसे यू मतलब आप क्या हैं? परफेक्ट है। तो जो कोशिका परफेक्ट होगी पूरा, उसमें सभी कोशिका अंग होंगे, वो यूकैरियोटिक होता है। और जो कोशिका प्रारंभिक अवस्था में हो, या फिर वो पूर्णतः विकसित ना हो, जो जितने भी कोशिकांग है उसमें सब नहीं पाया जाएगा, केवल जरूरी वाला ही मिलता है, वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। जो कि वायरस और बैक्टीरिया ये जो होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा कोशिकांग की ज़रूरत नहीं होती है बैक्टीरिया और वायरस को। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? तो सिर्फ कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S वाला, और केंद्रक पाया जाता है। न्यूक केंद्रक, दिमाग तो चाहिए ही, झिल्ली बचाने के लिए चाहिए,
और राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। कौन सा? 70S 80S 70S पढ़े थे हम लोग। तो ये 70S से ही पता क्या चल रहा है कि जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो सब कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक में क्या आ जाएंगे? एनिमल, प्लांट जो भी आता है वो सब यूकैरियोटिक में आता है। ये पूर्णतः विकसित होते हैं, कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S जैसे ही आया इसका मतलब है कि वो प्लांट एनिमल वाला है। एनिमल आकार गोल होता है और बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग एनिमल में क्या होता है? केंद्रक। जबकि प्लांट में आकार चौकोर होता है, सबसे बड़ा प्लास्टिड होता है। इसमें वैक्यूल्स भी बड़ा पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो भोजन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्लांट सेल है आपका, चौकोर है। चलिए अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक आपका यहाँ पे है, ये यूकैरियोटिक है और ये बोथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक छोटी होती है, जाहिर सी बात है। ये कोशिका कैसी होती है? छोटी होती है। केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती। अब ये केंद्रीय झिल्ली क्या है? जैसे कि ये हमारा एनिमल सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है तो एकदम घिरा हुआ गोल रहता है इसमें, ठीक है, घिरा हुआ। लेकिन यही अगर हम प्लांट का बात करें, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक का बात करें, तो ये केंद्रक होता है लेकिन वो किसी झिल्ली में नहीं होता, बस इधर उधर फैला हुआ ऐसे इस टाइप का रहेगा। उसका कोई आकार निश्चित नहीं रहेगा, इधर उधर रहेगा, ठीक है, ऐसे छितराया हुआ रहेगा। तो वही कह रहा है कि इसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, जबकि इसमें केंद्रीय झिल्ली होती है। श्वसन जीव द्रव्य में होता है। ठीक है, जीव द्रव्य किसको बोलते हैं? तो कोशिका द्रव्य को ही जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता, उसमें श्वसन कहाँ होगा? तो जीव द्रव्य में होगा। जबकि यूकैरियोटिक में श्वसन कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये बताए थे हम आपको, क्रेब्स चक्र चलता है, ऑक्सी श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए प्रोकैरियोटिक का जो सेल वाल होता है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन का, पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज का बना होता है सेल वाल। अब यहाँ सेल वाल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि सेल वाल कहाँ से हो गया। जो यूकैरियोटिक है इसमें प्लांट और एनिमल दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लांट का बात हो रहा है कि प्लांट का जो सेल वाल होता है वो प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, राइबोज इसमें 70S पाया जाता है, इसमें राइबोज 80S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में RNA पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में DNA पाया जाता है। ठीक है, RNA DNA नीचे समझेंगे अभी। ये आपका क्लियर हो गया। अब दोनों में क्या पाया जाता है? सीलिया, चलने का आवश्यकता दोनों को है तो सीलिया दोनों का रहेगा। फ्लैजिला भी दोनों में रहता है। फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं। ठीक है, इसमें भी इधर भी फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में भी फोटोसिंथेसिस होता ही है, प्लांट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। सेल वाल दोनों में पाया जाता है। यही वाला है कि एक पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, एक सेल्यूलोज का बना होता है। और राइबोसोम तो मिलता ही है 70S 80S। ये कंपेयर हो गया। अब पढ़ते हैं क्रोमोजोम के बारे में। ये क्या होता है क्रोमोजोम? तो देखिए, ये हो गया सेल में ये हो गया न्यूक्लियस में एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। धागे नुमा पर संरचना पाई जाती है। इसी धागे नुमा संरचना को ही गुणसूत्र कहते हैं, यानी क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है, धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमोजोम। इसकी खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। वाल्डेयर कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। मानव में 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ा कहने का मतलब टोटल 46 गो। पेयर में कै गो? 23 गो। ऐसे कै गो? 46 गो। ऊपरी भाग को, अगर ये इसका ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, बीच वाले को सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोमर कहते हैं, और नीचे वाले को टेलोमर कहते हैं। तो कैसे याद रखिएगा? सैटेलाइट हमेशा ऊपरे होता है, तो ऊपरे वाले को सैटेलाइट, सेंटर बीच होता है तो सेंट्रोमर, और टेल यानी पूंछ पीछे होता है तो टेलोमर। ठीक है, अब यही क्रोमोजोम को अगर हम थोड़ा सा और जूम करें ज़्यादा तो इसी में डीएनए मिलेगा। फिर डीएनए को जूम करेंगे तो जीन मिलेगा, जो कि माता पिता के गुण को ट्रांसफ़र करता है जीन। वो डीएनए में ही क्रोमोजोम में डीएनए और डीएनए में जीन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे फिगर में बनाया गया है कि ये क्रोमोजोम हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सा और जूम करके देखा गया तो ये वाला जो हिस्सा मिला इसी को डीएनए कहा गया। अब इसी को थोड़ा और बढ़ा दिया गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, जिसे जीन कहते हैं।
तो क्रोमोजोम की खोज किसने की थी? वोल्डेयर ने। डीएनए की खोज किसने की? कार्लसबर्ग ने देखा था और इसका डिजाइन बनाया था वाटसन और क्रिक ने। तो आपसे पूछेगा डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। हेलिक्स मॉडल यही वाला है, इस टाइप का। तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए को देखा कौन? कार्लसबर्ग ने। चलिए उसके बाद देखिए, ऐसे समझिए कि जैसे कि पहले वोल्डेयर साहब आए, उन्होंने कहा कि अरे कोशिका खोज दिया है, न्यूक्लियस भी खोज दिया। उस बोले कि चलो न्यूक्लियस को थोड़ा जूम करके देखते हैं। न्यूक्लियस को जैसे जूम किए हैं, बस उनको दिख गया एगो रेसा, उसका नाम रख दिया अरे ये तो क्रोमोजोम क्रोमोजोम। अब कूदने लगे और उतने पे छोड़ के भाग गए कि क्रोमोजोम खोज दिए हम। ठीक है, फिर एगो आया, वो सोचा कि कहे ना क्रोमोजोम के भी तनी जूम करें। वो जूम किया, जैसे कि कार्लसबर्ग ई देख के पूरा जूम किया, इसको डीएनए मिला। ई बोला कि अरे इसमें और कुछ है अभी, वो डीएनए डीएनए चिल्लाने लगा। ठीक है, उसका डिजाइन बना दिया वाटसन और क्रिक ने। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोहानसन। जोहानसन इन्होंने डीएनए को भी और जूम कर दिया, खींचा, एकदम जूम करके नज़दीक से देखा तो उन्होंने देखा कि एक अलग तरह का स्ट्रक्चर मिला। तो इन्होंने, जोहानसन ने उसका नाम रख दिया जीन। ठीक है, जीन। ये बस स्टोरी टाइप है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि जोहानसन ही जीन नाम रखा होगा। ठीक है, बस जीन को खोजा किसने था? जोहानसन ने। तो डीएनए के अंदर जीन होता है, सही है। जीन में माता पिता के गुण होते हैं, ये भी सही है। नेचुरल प्राकृतिक गुण, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल गुण होते हैं। ठीक है, जैसे अगर माता पिता के 2 कान हैं तो बेटों का भी 2 कान होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पिताजी बड़े पेंटर हैं तो बेटा भी पेंटर ही निकलेगा, बेटा कारपेंटर भी निकल सकता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए कि जीन में जो माता पिता के गुण होते हैं वो नेचुरल वाले गुण होते हैं, प्राकृतिक, जो नेचर से हमें मिलता है वो वाले गुण सिमिलर होते हैं, न कि टैलेंट स्किल। चलिए इसके बाद जीन किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। खोज किसने किया? जोहानसन ने किया था। प्रोटीन की जानकारी देने वाला डीएनए का भाग कौन है? तो जीन है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की जानकारी देता है, जीन। यहाँ तक हो गया। ये वही है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। देखिए इसका जो यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है ये एकदम पूरा सटीक गोल में है, और जबकि प्रोकैरियोटिक का फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस झिल्ली होता है, इसमें न्यूक्लियस झिल्ली नहीं होता है। सीलिया फ्लैजिला, ये जो बाहर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? सीलिया है ये सब, और ये बड़ा वाला क्या है? फ्लैजिला है। देखिए यही है जो अभी हम पढ़ रहे थे कि ये हो गया आपका सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम किसने खोजा? वोल्डेयर ने। क्रोमोजोम, इसके ऊपर वाले भाग को सैटेलाइट, बीच वाले भाग को सेंट्रोमर, लास्ट वाले को टेलोमर। इसके बाद एक आया डीएनए को जूम किया इसको तो डीएनए मिल गया। कौन था वो? तो कार्लसबर्ग ने डीएनए खोजा, और डीएनए का डिजाइन कौन बनाया? वाटसन एंड क्रिक ने बनाया। फिर इसके बाद डीएनए को भी एगो आया, वो खींच दिया और आगे, तो उसको कह रहा है कि ये तो जीन है। किसने कहा? जोहानसन ने। जीन की खोज किसने की? जोहानसन ने की। चलिए नेक्स्ट। अब गुणसूत्रों का संख्या होता है, आपको याद करना होता है। ठीक है, कि किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जैसे पुरुष होते हैं उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में भी महिला में भी 46। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो 44 होते हैं इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम, और ये जो 2 होता है इसे बोलते हैं ऑलोसोम, एलोसोम। स्पेलिंग गलत हो सकता है, ऑटोसोम एलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, और ये जो एलोसोम है 2 गो, यही डिसाइड करता है जेंडर, कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, गुणसूत्र जो मैं पुरुष माता पिता से मिलते हैं वो तो सेम ही मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बस यही 2 गो अलग होता है जो डिसाइड करता है जेंडर। बाकी सारे चीज़ जो होते हैं वो किस में आते हैं? ऑटोसोम में आते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो 44 के बाद पुरुष में एक्स वाई होता है 2 गो क्रोमोजोम, और महिला में केवल एक्स एक्स ही होता है। तो इधर से तो जब भी आएगा तब एक्स ही आएगा, ये तो फिक्स है। और इधर से पुरुष से एक्स या वाई दोनों में से कोई आ सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई आ सकता है, एक्स या वाई। चलिए इसके बाद
आपको याद करना होगा उसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। महिला पुरुष वाला। जीवाणु, बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम? 1, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18 या 36। ठीक है, छोटा वाला नींबू जो होता है उसमें 18 और बड़ा वाला होता है तो 36, डबल। मक्का 20, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, बिल्ली में 38, चूहा में 40, खरगोश में 44, मानव में 46, आलू में 48, चिंपांजी में भी 48, तंबाकू में भी 48। तंबाकू वाला कई बार, सॉरी, चलिए, तंबाकू वाला कई बार पूछा है। कहाँ गया भाई? हाँ, नीचे है। ठीक है, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80 और टेरिडोफाइट सबसे ज़्यादा होता है, इसमें 1600 क्रोमोजोम होते हैं। टेरिडोफाइट 1600 क्रोमोजोम को आप कोडिंग समझिए। ठीक है, कोडिंग, इसी में सारा डेटा लिखा होता है कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसके 2 हाथ होने चाहिए, 2 आँख होने चाहिए, 2 कान होने चाहिए, 1 मुंह होना चाहिए। एक को कोडिंग गड़बड़ाया तो मुंह की जगह नाक आ जाएगा, पता चलेगा 2 मुंह आ गया, कान के पीछे चला जाएगा आँख। ठीक है, यानी कि कोडिंग होता है। यही सब कोडिंग क्या है? क्रोमोजोम है। अगर इंसान को मशीन समझा जाए तो उसका कोडिंग क्रोमोजोम होता है। उसमें उसके सारे डेटा लिखा होता है कि इसमें किसको, इसको कितना हाथ पैर है, कितना क्या होना चाहिए। चलिए, अब डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड होता है पहले। तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड नहीं होते, सॉरी, मतलब न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। जो केंद्रक द्रव होता है, एक कोशिका द्रव था और एक केंद्रक द्रव था। यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो कोशिका द्रव होता है, जो सेंटर में होता है वो केंद्रिका द्रव होता है। तो केंद्रिका द्रव में ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए हमेशा 70S, डीएनए 80S। ठीक है, यानी कि आरएनए हमेशा किस में मिलेगा? वायरस और बैक्टीरिया में। अब बाकी जो भी प्लांट एनिमल हैं सब में डीएनए मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, डीएनए के बारे में पहले जानते हैं। डीएनए को फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखिए, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पहले तो बन जाता है कि डीएनए कहाँ, किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में तो होता ही है। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था? कार्लसबर्ग ने किया था, पढ़ चुके हैं हम लोग। मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया था 1962 में। ठीक है, प्रयोगशाला में सबसे पहले, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए किसने बनाया था? तो अरविंद खुराना ने। अरविंद खुराना में पूछेगा आपसे कि लेबोरेटरी में सबसे पहले किसने बनाया था डीएनए को? तो अरविंद खुराना ने बनाया था। चलिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए, डीएनए हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो चीज़ होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट से मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछ देगा डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फॉस्फेट पाया जाता है। बस यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फॉस्फेट पाया जाता है। अब न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो शुगर भी 2 तरह का, राइबोज और डायोक्सी राइबोज। राइबोज आरएनए में मिलेगा और डायोक्सी राइबोज डीएनए में मिलेगा। आसान है। आपसे पूछ देगा डीएनए में किस प्रकार का शुगर पाया जाता है? तो डायोक्सी राइबोज। आरएनए में किस प्रकार का शुगर पाया जाता है? तो राइबोज। ठीक है, अब मुख्य भाग पूछेगा, डीएनए का मुख्य भाग क्या होता है? तो नाइट्रोजन बेस। डीएनए का मुख्य भाग क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडीन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडीन। चलिए, अब प्यूरिन और पिरीमिडीन, ये दोनों का यहीं से ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। एक प्यूरिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन गुआनिन। एडेनिन गुआनिन।
और पिरामिडीन भी दो तरह का होता है, एक साइटोकाइनिन और एक थाइमिन। तो ये जुड़े कैसे होते हैं? ATGC, ATGC, AT में डबल और GC में ट्रिपल। तो गुआनिन और साइटोसिन किस बॉन्ड से? तो ट्रिपल बॉन्ड से। एडेनिन और थाइमिन ये किस से? तो डबल बॉन्ड से। ये पूछेगा कि एडेनिन से कौन जुड़ा होता है? गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ATGC याद रखिएगा, ATGC। ठीक है। अब लेकिन अगर इस प्रकार से बनाइएगा, कहाँ गया भाई, ऐसे ये ATGC जैसा हम बनाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ATGC अगर हुआ, ठीक है, तो ऐसे एक जुड़ेगा और एक ऐसे जुड़ेगा, लेकिन एक इधर से भी जुड़ेगा और एक इधर से। ये वाले होते हैं प्यूरिन और ये होता है पेरिमिडीन, आपको याद रखने के लिए, इसे पूछेगा नहीं। ठीक है। पिरिमिडीन कौन कौन सा है? साइटोसिन और थाइमिन। जबकि एडेनिन कौन सा है? एडेनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन है। ठीक है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस क्या होता है? थाइमिन होता है। अगर आपसे पूछ देगा डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, तो थाइमिन पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन। और यहाँ पे तो सब हो गया, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको, एथिको। क्या बोले हम? डीएनए दो तरह का, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है? तत्व है। तो डीएनए में कौन सा तत्व? फॉस्फेट। फॉस्फेट का काम यही खत्म बचा। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार का होगा, एक शुगर होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा। शुगर भी दो तरह का होगा, आरएनए का अलग शुगर राइबोज, डीएनए का डायोक्सी राइबोज। ठीक है। शुगर भी दो तरह का काम हो गया, बचा क्या? नाइट्रोजन बेस। ठीक है। नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार का, क्या कौन सा है? एक प्यूरिन और एक पेरिमिडीन। प्यूरिन और पेरिमिडीन का बनाने के लिए क्या बताएं हम? ATGC। ठीक है। इधर वाला पेरिमिडीन है और इधर वाला प्यूरिन है और इधर वाला पेरिमिडीन है। AT डबल बॉन्ड से, GC ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है। अब आरएनए में क्या होता है? ठीक है, यहीं पे देखिए, ये है, ये जो येलो वाला है ये एडेनिन और ग्रीन वाला थाइमिन, रेड वाला गुआनिन और येलो ये ऑरेंज टाइप का है, ये साइटोसिन होता है। ठीक है। तो ATGC ऐसे ही जुड़ा होता है, ATGC डबल ट्रिपल। ठीक है। अब इधर वाला क्या है? प्यूरिन है, इधर वाला क्या है? पेरिमिडीन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, दोनों का स्ट्रक्चर समझिए। डीएनए में से ही अगर एक साइड वाला हट जाएगा तो केवल आरएनए बचता है। डीएनए को आरएनए बदलना बहुत आसान होता है। क्या करना है? जो थाइमिन है ना, इसके जगह पे एक नया आ जाता है यूरेसिल, स्पेलिंग गलती होगा, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरेसिल, थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, ATGC। ये तो हो गया ना। अब यही थाइमिन को अगर हटा के हम इसको यूरेसिल लगा देंगे तो ये डीएनए से आरएनए बन जाएगा। ठीक है। तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट यही पूछेगा कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस क्या होता है? तो थाइमिन होता है। आरएनए में नाइट्रोजन बेस क्या होता है? यूरेसिल होता है। यही दोनों में अंतर है, थाइमिन का और यूरेसिल का। आरएनए में यूरेसिल और थाइमिन डीएनए में। तो रे आ रहा है ना, तो रे से आरएनए, यूरेसिल आरएनए। चलिए, वो तो डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा आरएनए के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ करना नहीं इसमें। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। देखे भी अभी हम लोग, सिंगल ही बना होता है, इधर से ही सिंगल स्टैंडर्ड होता है। राइबोज शुगर पाया जाता है, ये भी देख लिया। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के जगह पे यूरेसिल। प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। आरएनए किसके निर्माण में मदद करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब यहाँ पे आरएनए जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है राइबोसोम आरएनए। ठीक है। मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है? जैसे कि खाना खाएं, खाना उना पच गया, एमिनो एसिड को चुन चुन के, जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है, एमिनो एसिड को चुन चुन के एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है। और तुरंत आता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इस सारे एमिनो एसिड को उठा के लेके चल जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या करता है? वो वहाँ पे मिलेगा, राइबोसोम के पास जाने पे क्या मिलेगा? आरआरएनए। आरआरएनए क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। राइबोसोम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे ना प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, तो राइबोसोम को भी प्रोटीन बनाने के लिए किसका जरूरत होता है? एमिनो एसिड का। अब ये एमिनो एसिड लाएगा कौन? तो आरएनए ही लाता है। आरएनए में भी कौन सा आरएनए?
तो सबसे पहले mRNA मैसेंजर आरएनए, ये पहचान करता है, मैसेंजर खोजेगा, देखेगा कि इतना में से अमीनो एसिड कौन कौन सा है। जो हम लोग खाना खाते हैं पचता है तभी ये सब प्रोटीन अमीनो एसिड ये सब मिलता है। तो देखेगा कौन कौन अमीनो एसिड है, सबको उठा के एक जगह इकट्ठा करेगा। उतने पे ही आ जाएगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। वो क्या करेगा, टीआरएनए जितने भी अमीनो एसिड इकट्ठे हुए हैं उस सबको उठा के लेकर चला जाएगा आरआरएनए के पास। और आरआरएनए क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। 10 प्रोटीन मिलके 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड का निर्माण। ये 10 क्यों लिखे हैं उतना हमको याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए अगर आप बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि आरएनए से डीएनए क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कितना मुश्किल है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से तो जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था उसको रिवर्स कर दिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ये इम्पोर्टेंट है कि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ठीक है। और डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब वही कॉपी करना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि डीएनए से घुमा के फिर डीएनए बना दिए तो क्या बन गया, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए गए तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए गए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से प्रोटीन रेप्लिकेशन, क्या डीएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन नहीं होगा भाई, ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ये वाला होगा ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे हो जाएगा क्या कौन सा, ट्रांसलेशन, ये वाला आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन। तो ये भी पूछता है कभी कभी घुमा के। आई 10 एमिनो एसिड। ठीक है। अच्छा, एक प्रोटीन बनाने में शायद 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, ठीक ना। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, तो वही लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग सेल डिवीज़न में। ठीक है, सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन। अब जैसा कि अगर सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से बॉडी पार्ट बनता है, बॉडी पार्ट से ही बॉडी होता है। तो कहीं कोई बॉडी पार्ट पे मार दे दो फाइट तो जब करिया हो जाता है, वहाँ के सेल डैमेज हो जाते हैं। तो नया सेल आएगा कैसे, तो पुराना वाला सेल ही क्या होता है, टूट जाता है। पुराना वाला सेल ही धीरे धीरे टूट के अलग हो जाता है और 2 नए सेल बना देते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से नए सेल का निर्माण होता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब कैसे होता है। तो एक कोशिका टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका में बढ़ जाती है। ठीक है। जिसमें विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। जो मेन सेल टूटता है उसे मदर सेल कहते हैं, और जब बनने के बाद 2 नया सेल बनेगा तो उसे डॉटर सेल कहते हैं। जंतु में सेंट्रोसोम ये काम करता है, जबकि प्लांट में सेल प्लेट ये काम करता है। प्लांट में सेल प्लेट और जंतु में सेंट्रोसोम। सेल प्लेट और सेंट्रोसोम दोनों पढ़ चुके हैं। सेल प्लेट नहीं पढ़े थे, सेंट्रोसोम पढ़े थे। मतलब सेम काम सेल प्लेट करता है यानी प्लांट में। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन माइटोसिस, तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस। तो असूत्री विभाजन सिंपल होता है, कोई फार्मूला नहीं। सूत्र मतलब क्या है, फार्मूला। असूत्री विभाजन कोई टेंशन नहीं, कोई फार्मूला कुछ नहीं, बस विभाजन हो जाता है। वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक जितने भी 70S वाले होते हैं सब में असूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं और इनका जो सेल है इतना कम होता है। उसमें राइबोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल वॉल बोला, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, बस यही 2-3 चीज़ पाए जाते हैं। तो इसमें जब विभाजन करना है तो क्या ही दिक्कत है, कम में बांटना होता है तो आसानी से बढ़ जाता है। अगर किसी का प्रॉपर्टी है और बहुत कम प्रॉपर्टी है, 10 गो रुपये है, 2 में बांटना है तो टप से 5 रुपये तू ले, 5 रुपये तू ले, बात खत्म। तो वही असूत्री विभाजन है। ठीक है। तो सबसे आसान विभाजन होता है, मदर सेल का आकार बड़ा होता है, 2 भागों में टूट जाता है, बस हो गया। ठीक है। मदर सेल ये हो गया, ये मदर सेल धीरे धीरे बड़ा हुआ, अलग हुआ, न्यूक्लियस 2 बन गया, ये डॉटर सेल दोनों बन गया, बात खत्म हो गया। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। देखिए इस प्रकार से ये मदर सेल, ये वाला मदर सेल है और ये दोनों डॉटर सेल। अब पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब क्या है, समान सूत्र
यानी जितना का ज़रूरत है उतने बनेगा। ये टूट फूट और चोट लगना में होता है। अब कोई एक फाइट मार दिया आपको और आपका 10 गो सेल मर गया चेहरा पर का, तो 10 गो ना नया सेल बनना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं। तो जितना गया उतना ही बनाता है समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस कहते हैं। यूकैरियोटिक में होता है ये। प्रोकैरियोटिक तो शॉर्टकट वाला है, बस 5 रुपया 5 रुपया, बात हो गया खत्म वो वाला। जबकि ये जो है यूकैरियोटिक 5-5 रुपया वाला नहीं है, ये दशमलव पॉइंट में बांटने वाला है। ठीक है, यानी जितना डैमेज होता है उतने। कायिक कोशिका में होता है 99%, जनन कोशिका में 1%। अब कायिक कोशिका जनन कोशिका क्या होती है? तो कायिक, अब आप सोच रहे होंगे कि 99% क्यों हो रहा है, 100% क्यों नहीं टूटने फूटने पे? तो 100% यही नहीं होगा, ये केवल कायिक कोशिका, काया होता है शरीर, केवल शरीर बनाने में 99% इसका इस्तेमाल होता है। 1% वही है जो जनन कोशिका होता है, जो कि जेंडर डिसाइड करता है। अगर वो 100 में चल जाएगा तो सब या तो लड़के रहेगा ना तो लड़की रहेगी, कोनो डिफरेंस नहीं रहेगा। तो वही डिफ्रेंशिएट करना है 1%, जो कि 1% एलोसोम है। अब बाकी 99% ऑटोसोम, जो ऊपर अभी हम पढ़ रहे थे। तो कायिक कोशिका में 1%, जनन कोशिका में, कायिक कोशिका 99%, जनन कोशिका 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिकाओं का बना होता है। एक मदर सेल टेट 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। डॉटर सेल में क्रोमोजोम की संख्या समान रहती है, यानी जो डॉटर सेल बनेगा इसमें भी उतना ही क्रोमोजोम, इसमें भी उतना ही क्रोमोजोम। आई काम कौन देखता है कि एकदम बराबरी पे बंटवारा हो? सेंट्रोसोम, यही तो विभाजन करता है। ठीक है, चलिए। और चूंकि समान संख्या में होता है ना, क्रोमोजोम की संख्या जितना है उधर उतना ही इधर, इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। चलिए, अब समसूत्री विभाजन का थोड़ा प्रोसेस होता है, ये 2-4 प्रोसेस से होकर गुजरता है। कुल 5 फेज होते हैं इसके। ठीक है, पहला फेज को बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम इसी फेज में लगता है, इंटरफेज में। डीएनए तथा क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं, याद रखिएगा। डीएनए और क्रोमोजोम जो होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, इसमें डीएनए और क्रोमोजोम किस फेज में अलग हो जाते हैं? तो इंटरफेज में ही अलग हो जाते हैं, इंटरफेज में ही अलग हो जाते हैं। और न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, न्यूक्लियस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है ताकि क्या हो जाए? अलग हो सके, टूट सके। ठीक है, अब इसके बाद इंटर के बाद आता है प्रोफेज। ये सारा याद करवा देंगे हम, इंटरफेज प्रोफेज जो फेज है, याद करना भी होगा आपको, तो उसका चिंता मत कीजिए, अभी केवल देखिए। अब इसके बाद अगर प्रोफेज का बात करें तो इसमें स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण होता है, जो कि एक धागा होता है, स्प्लिंटर फाइबर। ये क्या करेगा धागा भाई? तो जैसे बैलून होता है ना, वो लंबा वाला बैलून पहले गली में आता है बेचने के लिए, अभी भी इस टाइप का। ठीक है, अगर इसमें अगर एक ही कलर का है तो इसमें अगर बीच से इसको दबाइएगा तो इस टाइप का भी बन जाता है, ये ऐसे बीच में दब जाता है। तो स्प्लिंटर फाइबर यही काम करता है, कोशिका को धीरे धीरे इस तरीके से धागा बांधने लगता है। एक धागा निर्माण होकर इसके चारों तरफ बनने लगती है, ये कोशिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा, बीच में धागा बन जाएगा और धीरे धीरे टूट के अलग अलग हो जाएगा। तो ये स्प्लिंटर फाइबर जो धागा है, इसका निर्माण किस फेज में होता है? प्रो फेज में होता है। ठीक है, और केंद्रक का विभाजन हो जाता है। प्रो फेज में सेंटर भी क्या हो जाता है? अलग अलग, देखिए हो गया है प्रो फेज में। उसके बाद आता है मेटाफेज, बीच वाला हिस्सा मेटाफेज। तुर्क धागा निर्माण पूरा हो जाता है। जो तुर्क धागा है वो सारे भी जितने भी कोशिका अंग है सबको घेर लेता है 2 भाग में काटने के लिए। और न्यूक्लियस तो अलग हो ही गया है, क्रोमोजोम पहले में ही अलग हो गया था इंटरफेज में ही। मेटाफेज अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे अच्छा है। अब ये स्टडी के लिए सबसे अच्छा कौन सा फेज है? मेटाफेज, क्योंकि इसमें आपको स्प्लिंटर फाइबर मिल जाएगा, सारे कोशिका अंग पर मिल जाएगा, न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, क्रोमोजोम सब अलग हो जाता है। तो स्टडी के लिए सबसे बढ़िया यही है। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज ये सबसे छोटी अवस्था होती है, एनाफेज। इसमें क्रोमोजोम तथा कोशिका अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ध्रुवों मतलब क्या होता है? तो ये कोशिका है, अगर इतना लंबा हो गया है, बीच से दब के इस टाइप का हो गया है, तो जितने भी कोशिका अंग है वो सब किनारों पर आ जाते हैं बीच से हट के। क्यों? क्योंकि यहाँ से अलग होना है, यहाँ से। तो ये किस फेज में होता है? एनाफेज में। फिर उसके बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज, ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है? तो सबसे अंतिम अवस्था है ये टेलोफेज। विभाजन पूर्ण हो जाता है, कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लिंटर फाइबर गायब हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि स्टडी के लिए सबसे बढ़िया कौन सा फेज है? तो मेटाफेज है।
शुरुआत किस फेज से होता है? इंटरफेज से होता है। कोशिका बड़ी होने लगती है किस फेज में? इंटरफेज में। कोशिका का विभाजन पूर्ण हो जाता है किस फेज में? टेलोफेज में। सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। तो इसको इस तरीके से याद रखें कि सबसे पहले किसी चीज़ में इंटर करना होता है, तो प्रारंभिक अवस्था हमेशा इंटरफेज। इंटर करिएगा, काम करके प्रो हो जाइए उसमें, तो वो हो गया प्रोफेज। दूसरा हिस्सा हो गया प्रोफेज, इंटर करके प्रो हो जाना है, प्रोफेज। अब मीडियम वाले को मेटाफेज, जो बीच वाला है मीडियम होता है ना, माध्यम, और मिडिल में मेटाफेज। अब लास्ट में पूंछ जो होता है सबसे नीचे होता है, तो लास्ट में टेल, टेल से हो गया टेलोफेज। अब बच गया आपका एक केवल एनाफेज, जो कि मीडियम और लास्ट के बीच में हो गया एनाफेज। चलिए नेक्स्ट, निरंतर टूट फूट की भरपाई किस विभाजन से होती है? समसूत्री, क्योंकि टूटेगा 10 गो तो 10 को नया बनना चाहिए, ये नहीं कि 12-15 को बन जाए। 12-15 को बनने लगेगा तो कैंसर हो जाता है, उसी को कैंसर बोलते हैं। अनियमित कोशिका विभाजन को ही कैंसर बोलते हैं, जो सेल डिवीजन इतना तेजी से होगा और फालतू में बनेगा अंदर, ठीक है, दिमाग में या शरीर के अंदर फालतू में मांस बनने लगता है। तो निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन से होता है, जितना टूटा उतना ही बनेगा। छिपकली तथा चूहे की पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाती है। पूंछ टूट के अलगे हुआ, जितना पूंछ जितना जरूरत था सेल डिवीजन का उतना ही तुरंत डिवीजन होगा, बटेगा, एक नया पूंछ आ जाएगा। इसी का इस्तेमाल करके डॉक्टर जो है वो वैसा कुछ बनाना चाहते हैं कि अगर किसी का हाथ वाथ कट जाए तो वो सेल डिवीजन से वापस आ सके। अब होता है लास्ट बचा आपका अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री समझ गए, ठीक है। असूत्री समझ गए, कोई सूत्र नहीं काम करता उसमें। समसूत्री जितना गया उतना ही आए, जो कि 99% होता है कायिक कोशिका में, ऑटोसोम में। अब ऑलोसोम पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। अब आधा ही विभाजन होना चाहिए। काहे भाई? काहे कि इधर माता जी भी हैं और इधर पिताजी भी हैं। अगर ये भी 46 दे देंगे, इनके पास 46 क्रोमोजोम, माता जी के पास भी 46 क्रोमोजोम, दोनों मिला के हो गया कै को हो गया जी? 2 4 4 8 9 92 क्रोमोजोम। लड़का हवा में उड़ने लगेगा, डायनासोर, ठीक है, या फिर ड्रैगन बन जाएगा इतना क्रोमोजोम के साथ। इसीलिए आज चूँकि बनाना तो लड़का ही है, आदमी ही बनाना है, तो ये सब क्या करते हैं मदर फादर वाला में, इस सिस्टम में क्या होता है 1% में ई अपना 23 को देंगे, ई भी अपना 23 को देंगे, और दोनों मिल के हो जाएगा 46 को। लड़का एकदम हीरो, ठीक ना, चाहे लड़की हीरोइन। ये हो गया आपका 46 क्रोमोजोम। तो यहीं से समझना है मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब देखिए 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, जो अभी हम तुरंत पता है, कायिक कोशिका, शरीर का 99% इसी से होता है। 2 गो जो होता है ये क्या होता है? ऑलोसोम, एलोसोम। ये जेंडर डिसाइड करता है, ठीक है। इधर भी वही सेम स्टोरी है कि 44 गो ऑटोसोम जो शरीर बनाएगा, 2 गो एलोसोम जो कि जेंडर बनाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई नहीं, एक्स एक्स ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्स एक्स। अब चलिए होता क्या है इसमें ये देखते हैं। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री समझ गए क्यों आधा? क्योंकि आधा आधा चाहिए ताकि लड़का ही पैदा हो, डायनासोर नहीं। तो इधर से 44 गो का 44 आ जाएगा, 44 गो में आधा आएगा, सॉरी अर्धसूत्री पे आ जाना है, तो इधर से 22 गो आ गया। इसमें से ये गो कोई आएगा, ठीक है, इसमें से 22 गो आएगा, तो ये 22 मिल के 44 गो हो गया, बचा 2 गो। इधर से आया x और इधर तो x है ये है, तो अगर x x दोनों आ गया तब तो लड़की। इधर से फिर x आया लेकिन इधर से आ गया y, तो एक्स वाई अगर आ गया तो लड़का। तो लड़का होगा कि लड़की, किस पे डिपेंड करता है? मेल पे डिपेंड करता है। लड़का होगा या लड़की, मेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि इधर से तो फिक्स है कि x ही आएगा। अब इधर से y आ जाए तो लड़का हो जाएगा, अगर x ही आ जाए तो लड़की हो जाएगी। तो लड़का होगा या लड़की, इसके लिए महिला को कोसना फालतू बात है, ठीक है। बेटा को कोसिए, ठीक है। अगर घर में भाभी भाभी हैं तो लड़की लोग तो ज़्यादा परेशान कर देती है भाभी को, ठीक ना। तो भैया को डांटना आपकी बार कि आप लड़की ही पैदा कर रहे हैं, लड़का नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो ये सब हो गया, ये सब बस जनरल नॉलेज के लिए है।
इसके लिए तो किसी को परेशान करना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ऑटोसोम एलोसोम। तो आपसे यही पूछेगा कि ऑटोसोम शरीर बनाने में कौन सा, तो ऑटोसोम। जेंडर डिसाइड करने में ऑलोसोम। एक्स एक्स लड़की, एक्स वाई लड़का, एक्स एक्स किस में, महिला में, एक्स वाई किस में, पुरुष में, ठीक है। अब यहाँ से टोटल 46 क्रोमोजोम इसके हो जाएंगे, 44 यहाँ पे और दो एक एक यहाँ से, या तो एक्स वाई आ जाए या फिर एक्स एक्स आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वाला भी, ये क्रोमोजोम का देखिए ये विभाजन हो रहा है, क्रोमोजोम टूट के कैसे अलग हो गया है। ये स्प्लिंटर फाइबर है, ये जो ग्रीन कलर है स्प्लिंटर फाइबर जो कि खींच रहा है बना के उसको, माइटोसिस समसूत्री विभाजन टूट फूट में, ये कोशिका डिवीजन हो रहा है। अब देखिए क्रोमोजोम के ही घटने बढ़ने से बीमारी हो जाती है जिसे सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोजोम के से संबंधित जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। होता क्या है इसमें, तो देखिए पहला कलर ब्लाइंडनेस, एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है कलर ब्लाइंडनेस में। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोजोम प्रभावित होता है, एक्स क्रोमोजोम। अब सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोजोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोजोम में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उससे जो बीमारी होगी उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो पहला बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इस क्रोमोजोम की संख्या 45 हो जाती है। क्रोमोजोम होना चाहिए कितना, 46, हो गया कितना 45। तो इससे एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, तो स्त्रियों का शरीर अविकसित हो जाता है या फिर उनमें बांझपन आ जाता है, अविकसित हो जाता है या बांझपन आता है, टर्नर सिंड्रोम। तो उतना जानने से नहीं, वो आपको डायरेक्ट पूछेगा टर्नर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या सिंड्रोम केवल पुरुषों में होती है, केवल महिलाओं में होती है। तो महिला में होता है टर्नर, ठीक है। क्या होता है, क्रोमोजोम की संख्या घट जाती है, 46 से 45 हो जाती है। जबकि दूसरा है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाती है एक, ठीक है। होना चाहिए 46, हो जाता है 47। तो बढ़ने से क्या हो गया, क्लीन हो गया, बढ़ने से क्लीन हो गया क्लिनफेल्टर, और कम करने से टर्नर हो गया, टर्नर सिंड्रोम। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। ज़्यादा वाला बीमारी जो है किस में है, पुरुष में है, और कम वाला महिला में। ज़्यादा वाला पुरुष में, कम वाला महिला में। अगर 47 हो गया तो पुरुष में, 45 हो गया तो महिला में। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, इसमें किसमें, क्लिनफेल्टर में। चलिए इसके बाद आता है एक डाउन सिंड्रोम। डाउन, इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम की संख्या इसमें भी 47 हो जाती है। मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकता है। शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ होठ मोटा हो जाता है, जीभ और होठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। इस बीमारी से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैंगोलाइड। क्या क्या होता है, तो शरीर बेडौल हो जाना, अगर पूछ देगा आपसे, जीभ तथा होठ का मोटा हो जाना, मनुष्य का मंदबुद्धि हो जाना। किस क्रोमोजोम के कारण, कौन सी बीमारी, डाउन सिंड्रोम। क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है इसमें, बढ़ती है घटती है, तो बढ़कर 47 हो जाती है। उसके बाद है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ, ठीक है। इसमें क्रोमोजोम की संख्या इसमें भी 47 हो जाती है। मेल फीमेल ये भी दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि होता है और उसके ऊपर के होठ कट जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है। आपने भी बहुत सारे बच्चों का देखा होगा, ऊपर का होठ कट जाता है। ऐसा बोलता है सब कि प्रेगनेंसी में ही आलू काटी होगी, इसलिए इसके बेटे का होठ कट गया है, इस टाइप का कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंड्रोम के कारण होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रोमोजोम 47 हो जाता है तो ऊपर के होठ कट जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाता है। या फिर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी 47 होता है। आदमी का शरीर, आदमी औरत दोनों में हो सकता है, शरीर बेडौल हो जाएगा, होठ मोटे हो जाएंगे, जीभ मोटा हो जाएगा, व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, यानी कोशिका के जो भी सिद्धांत नियम है वो सबको फॉलो नहीं करता। कौन, वायरस। वायरस का ही फॉलो करे, ठीक है। ये सब, ठीक है। ये शरीर बेडौल हो जाना, ठीक है, उंगली उंगली सब ऐसे हो जाएगा, फूल जाना, ये कौन सा था, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, ओठ मोटा हो जाना, वही है डाउन वाला। अब देखिए ये पटाऊ, ट्रायोसोमी 13 के कारण होता है, याद रखिएगा, ट्रायोसोमी 13 के कारण होता है पटाऊ सिंड्रोम। तो ऐसे याद रखिए, तेरे को पटाऊ क्या, तेरे को पटाऊ क्या।
तो पटाऊँ 13, 13 से ट्राइसोमी 13, 13 को पटाऊँ क्या 13। ठीक है, क्या होता है, ऊपर के ओठ कट जाते हैं और यहाँ पे आपका सेल चैप्टर ख़त्म, जिसमें हर चीज़ पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो में सेल ख़त्म, पूरा डिटेल में ख़त्म, क्रोमोजोम व्रोमोजोम सब ख़त्म, सिंड्रोम बीमारी सब ख़त्म। बढ़िया से केवल आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा और इससे क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी ऑब्जेक्टिव लगा के अलग अलग प्रैक्टिस सेट लगा के देखिएगा, कुछ नया क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा तो उसको अपने नोट्स में ऐड करते रहिएगा। या फिर मुझसे जो छूट जाए या गलती हो जाए तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अभी कोई प्रो टीचर नहीं हूँ, बस पढ़ा रहा था, जॉब हो गया तो अब स्टूडेंट्स को किसी तरीके से बताना तो है ही। तो ये तरीका अपनाया यूट्यूब वाला कि यूट्यूब पर बता देता हूँ ताकि परमानेंट रहे। या फिर कुछ भी अगर आपको इसमें ऐड करना हो तो या तो खुद से आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा या फिर हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, हम ऐड कर देंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सजेशन या फिर एडवाइस जो भी आपको देना हो कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, मैं उन्हें देखकर उसको, अगर उसको लगेगा कि इसको लागू करना चाहिए तो मैं उसे ज़रूर लागू करूँगा, जो भी आपका एडवाइस होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।